हम लोग पेपर देखने वाले हैं 2023 का। दो पेपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लास्ट के दो वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। 2024 का सेट नंबर 1 और 2025 का सेट नंबर 1, और अब ये हमारा तीसरा पेपर है 2023 का सेट नंबर 1। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट्स बाय जनरल पब्लिक विथ कमर्शियल बैंक्स। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। प्राइमरी डिपॉजिट्स आर कैश डिपॉजिट्स बाय जनरल पब्लिक विथ कमर्शियल बैंक, बड़ा सही बात है, ये तो कोई इसमें गलत नहीं है। उसके बाद में सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक टू द पीपल। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई अगर ये बैंक है और ये कॉमन पीपल है, कॉमन लोग हैं, ये अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे तो ये प्राइमरी डिपॉजिट कहलाएगा, और ये जो यही जो बैंक है ये जब लोन देगी तो ये कहलाएगा सेकेंडरी डिपॉजिट। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे टिक, थर्ड नंबर का सी। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। कल ही वाले जो वीडियो था उसी में मैंने बताया था कि गोल्डन रूल्स याद कर लेना, डेबिट और क्रेडिट वाले क्वेश्चंस ध्यान से कर लेना। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं, 2023 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया और 26 में भी आएगा। ठीक है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है कि नेशनल इनकम NNPMP और NNPFC, मतलब MP और FC के बीच में कौन है? तो इन दोनों के बीच में कल भी मैंने बताया था कि NIT आता है, अगर आपको गोल्डन रूल्स याद हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, उस टाइम पर और में भी क्वेश्चन आते थे, इसलिए एक और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओनली रियल फ्लो। सिर्फ रियल फ्लो की अगर हम बात करें तो रियल फ्लो क्या होता है? दो टाइप के फ्लो होते हैं, मनी फ्लो और रियल फ्लो। रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म हमें देती है और हम उसके बदले में फैक्टर सर्विसेज उसको देते हैं। तो बड़ा सिंपल था इसका भी आंसर, दैट इज बी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के और में एक क्वेश्चन था और उसमें रियल फ्लो के बारे में इसने पूछा था। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कमर्शियल बैंक बोरो करती है पैसा, तो वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है कमर्शियल बैंक को। तो जब भी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा बोरो करती है तो उसको देना पड़ता है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कहलाता है या तो रेपो और नहीं तो बैंक रेट। दो चीजें हो जाती है, या तो रेपो रेट होगा या तो बैंक रेट होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताइए, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आंसर हो जाएगा बैंक रेट। अगर शॉर्ट टर्म होता तो वही बन जाता रेपो रेट। ठीक है, तो बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस होता है। रेपो रेट में कोलेट्रल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, बैंक रेट में कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। तो ये एक क्वेश्चन करते करते 2-3 क्वेश्चंस जो इसके साथ में आ सकते हैं उनको भी हमें पढ़ लेना चाहिए। इस तरह से हमारी पढ़ाई होनी चाहिए कि आज हमको सिर्फ ये नहीं देखना कि बैंक रेट आंसर टिक करके आगे बढ़ गए, हमें देखना है कि इसका क्वेश्चन दूसरी तरह से कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बोरोइंग्स फ्रॉम नेशन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अब आपने वर्ल्ड बैंक से पैसा बोरो करके लाए तो ये रिकॉर्ड होगा कहां पर? कैपिटल अकाउंट में, ऐसा ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या बोरोइंग्स, और कल ही वाला जो मैंने एक जो वीडियो डाला हुआ है, जो लास्ट वीडियो आप देखेंगे 2024 का, उसमें भी मैंने ये बताया था कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस इतना ही है कि उसमें लाइबिलिटीज और असेट्स के ऊपर इंपैक्ट आता है कैपिटल में, और करंट अकाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो इसलिए बोरोइंग्स की बात अगर हो रही है यहाँ पर तो बोरोइंग्स कहाँ पे रहेंगी? कैपिटल अकाउंट में। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। दूसरा, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस को बीओपी में इम्बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। बीओपी में क्या हो रहा है उससे, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या हो रहा है उससे ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन को कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना किसको है? अकोमोडेटिंग आइटम्स को, जिसमें कि हम बोरो करते हैं या फिर हम असेट्स को सेल करके और हमारे जो बोरोइंग्स का पैसा है वो हम भरते हैं। तो इसलिए ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ
द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल बैंक हैज इम्पोज्ड फाइन ऑन हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर वायलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स। बैंकिंग नॉर्म्स वायलेट किए हैं तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया है सेंट्रल बैंक ने। तो ये कौन सा फंक्शन है पूछ रहा है बैंक का। ये बैंक के फंक्शंस भी याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक 3 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा वो, और यहाँ 1-1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बिना उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा भी, और कुछ वीडियोस बना करके आपको इतना बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जिसके बिना उनका पेपर बनेगा ही नहीं सीबीएसई का, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंकर्स बैंक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये करेंसी वाला तो आएगा नहीं, बैंकर टू द पब्लिक भी नहीं आएगा और गवर्नमेंट भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, फिर ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है इसमें। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर 4 है तो, और डिस सेविंग्स अगर -60 है, तो ये -60 आ गया। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, तो सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, मतलब ये हो जाता है हमारा MPS। ठीक है, ये होता है MPS। तो MPS कैसे निकलता है, तो K इज इक्वल्स टू 1/MPS होता है। ये कल भी हमने जो लास्ट वीडियो हमने देखा था 2024 का, उसमें सेम क्वेश्चन ही आया था, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके दे देते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर पिछली बार उसने MPS दे दिया था, इस बार उसने K दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे 4 इज इक्वल्स टू 1/MPS। ठीक है, तो MPS इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे 1/4 करेंगे तो MPS आ जाएगा आपका। तो आप अगर 1/4 करेंगे तो आपका MPS आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो 0.25 इन सब में से कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है 0.25। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो क्या बोला था उसने, बड़ा सिंपल दे दिया था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे दिया, K दे दिया। K का फॉर्मूला होता है 1/MPS। ठीक है, 1/MPS में K की वैल्यू रख दी और आंसर निकाल दिया, सिंपल था। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला, ये कंजम्पशन फंक्शन। ये भी हमने 2024 वाले पेपर में देखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन। C इज इक्वल्स टू 205 प्लस 0.9y, दिस इज कॉल्ड MPC। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो अगर ये 0.9 है, ये अगर 0.9 है, तो MPS क्या हो जाएगा हमारा, MPS विल बी 0.1। ठीक है, 1 में से 0.9 जाएगा तो 0.1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो MPS अगर 0.1 आ गया है तो अगेन फिर से हम उसको मल्टीप्लायर वाले फॉर्मूले में रख देंगे, K इज इक्वल्स टू 1/MPS। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू ही पूछ रहा है वो, तो 1/0.1, मतलब ये पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 10, और आंसर आ गया हमारा 10। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं है उसमें। ये आपको कंजम्पशन फंक्शन पता होना चाहिए कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। तो अगर मैं देखूं तो ये है मेरे लिए C बार प्लस BY, दिस इज B इज व्हाट, MPC, और MPC को 1 में से अगर माइनस कर दोगे तो जो बचा वाली चीज़ है वो क्या बचेगी, MPS, और K इज इक्वल्स टू 1/MPS। ये फॉर्मूला याद रखना, बड़ा सिंपल है, ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टिपिकल है। बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ APC इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इस असर्शन को थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको, ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, बोल रहा है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कब आती है, जब C इज इक्वल्स टू हो जाता है Y। ठीक है, और APC इज इक्वल्स टू क्या होता है, C/Y। ठीक है, अब मैं अगर वैल्यूज लेता हूं तो मैं मान लेता हूं कि भाई मेरी इनकम 100 है और मेरा कंजम्पशन 120 है। ठीक है, कंजम्पशन अगर ज़्यादा है और ये इनकम कम है, ठीक है, तो APC क्या जाएगा मेरा 1.2, मतलब 1 से
1.2 इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा आ गया, तो APC इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब कंजम्पशन मेरा कम होगा। तो जब जैसे जैसे मेरी इनकम मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं पैसा कमाते जाऊंगा, वैसे वैसे मेरी धीरे धीरे क्या होगी, इनकम कंजम्पशन मेरा कम होते जाएगा। यही सबका पैटर्न रहता है। एक टाइम पे जब आपकी इनकम कम रहती है आप ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाती है आपका कंजम्पशन कम होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंजम्पशन कम होगा। तो अभी 120 था, अब मैं मान लेता हूँ कि 100 पे आएगा। ठीक है, तो 100 पे आ गया तो C और Y दोनों क्या हो गए, इक्वल। C और Y दोनों हो गए इक्वल, मतलब ये हो गया हमारा ब्रेक इवन। ठीक है, तो ब्रेक इवन पर आने से पहले वो पूछ रहा है कि APC क्या ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि बिफोर रीचिंग ब्रेक इवन द वैल्यू ऑफ APC इज ग्रेटर देन 1। तो सही बात बोल रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट असर्शन बिल्कुल सही है। और APC जो है वो रेशो है कंजम्पशन और इनकम का। तो ये तो अभी अपन ने फॉर्मूले में ही देख लिया कि C/Y होता है ये। तो ये भी सही है, तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। और इसीलिए हमारा जो 7th वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है आसान। अगला क्वेश्चन, सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ नेशनल एग्जिबिट्स अ डेफिसिट ऑफ 50,000 करोड़। ठीक है, ये डेफिसिट आई है 50,000 करोड़ की। इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ये 2024 में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है, सी वाला। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स वुड बी, एक्सपोर्ट्स विजिबल आइटम्स का कितना होगा। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स और 5 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। इंपोर्ट जो है वो 5 टाइम्स ज्यादा है, किससे, एक्सपोर्ट से। तो अगर मैं लेता हूं मेरा एक्सपोर्ट, अगर मेरा x है तो मेरा इंपोर्ट हो जाएगा 5x। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 4x, और ये हो जाएगा कितना, 50,000। तो x कितना हो जाएगा, 50,000 अपॉन 4, दैट इज इक्वल्स टू 12,500। ठीक है, 50 का आधा 25 और 25 का आधा 12.5, तो 12,500 रुपये इसका आंसर आ गया। ठीक है, करोड़ रुपीस। ठीक है, तो 12,500 करोड़ का मेरे को एक्सपोर्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब जाते हैं अगले उस पे, गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस। ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया जो हमने 2024 वाले पेपर में भी देखा था, और ये मैंने बहुत अच्छे से बताया कि ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्रेडिट डेबिट का एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। ठीक है, तो मैंने जो 2025 वाले पेपर वाले में आपको बताया था कि क्रेडिट कब होगा, डेबिट कब होगा, उसको एक बार देखो जा करके। ठीक है, यहाँ पर भी मैं फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ कि क्रेडिट तब होगा जब इनफ्लोज होंगे फॉरेन एक्सचेंज के, और डेबिट तब होगा जब आउटफ्लोज होंगे। तो यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहा है वो, सेंट, मतलब हमने गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस बाहर भेजे, तो दैट मीन्स हमने क्या किया है, आउटफ्लो किया है, हमने बाहर भेजा है, आउटफ्लो किया है। तो उस केस में क्या होगा, रिकॉर्डेड ऑन द कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, अब गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस की बात है, क्या ये असेट है या लाइबिलिटी है। मैंने ये भी बताया था कि असेट या लाइबिलिटी होगी तो ही कैपिटल में जाएगी, अदरवाइज वो कहां पे चली जाएगी, करंट अकाउंट में। तो इसीलिए हमारा इसका जो 8th है उसका जो आंसर है वो हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करके चले जाना, छोटी सी बात है। असेट लाइबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है तो करंट अकाउंट में चले जाएगा, और असेट कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। असेट लाइबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है तो करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और ये तो सबसे दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, MPC और MPS 1 होते हैं इक्वल टू 1। ठीक है, इसको देखने की भी कोई वो नहीं थी। उसके बाद में सिचुएशन जहां पर कि विच एन एबल बॉडीड पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क, काम करना ही नहीं चाह रहा है। ये भी कल के पेपर में मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ऐसा व्यक्ति जो कि काम ही नहीं करना चाह रहा है, तो वो किस में आएगा, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में। वो खुद से ही नहीं काम करना चाह रहा है, वो उसकी विलिंगनेस ही नहीं है, काम तो उसको मिल रहा होगा, वो कैपेबल भी है, लेकिन वो काम ही नहीं करना चाह रहा है, तो वो काम में चले जाएगा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ये हमारा सेक्शन खत्म हो गया मैक्रो का। अब आ जाते हैं इंडियन पे। ठीक है, इंडियन का जो पहला है वो क्या है, इंडियन का पहला
जो ये आया है क्वेश्चन नंबर 18, ये बोल रहा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्वेंट फेमाइन्स बिटवीन 1875 एंड 1900। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट 2 है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स। तो ब्रिटिश रूल में ही इंडिया ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया था फूड ग्रेन्स, भले ही वो ब्रिटिशर्स के हित में था बट स्टिल हमने किया था इसको। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उसके बाद 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का जो ए है, परचेज ऑफ फूड ग्रेन मेड बाय द गवर्नमेंट, इसको एमएसपी में लिया जाता है और इसको बफर स्टॉक की तरह यूज किया जाता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेफगार्ड करता है फार्मर का अगेंस्ट शार्प फॉल इन द फार्म प्रोडक्ट प्राइसेस। एकदम से जब प्रोडक्ट के प्राइसेस गिरते हैं, नीचे की तरफ गिरते हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको हेल्प करता है कि मिनिमम हम इतने में तो खरीदेंगे। गवर्नमेंट बोल देती है हम 2000 रुपीज़ में तो खरीदेंगे, भले ही फिर रेट कितना भी हो जाए, अगर 1000 भी हो गया 500 भी हो गया तब भी हम 2000 में खरीदेंगे, तो ये एक सेफ गार्ड बन जाता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 19th का भी सी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से निकालना है, तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाज द स्ट्रेटेजी यूज्ड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ही वो स्ट्रेटेजी थी कि इंपोर्ट करने की जगह हमें उसी चीज को अपने देश में बना लेना है, तो ये एक फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी, तो ये सही बात है, इनकरेक्ट नहीं है। लाइसेंस पॉलिसी इंश्योर्ड रीजनल इक्वालिटी, जबकि लाइसेंस पॉलिसी ने रीजनल इक्वालिटी कभी नहीं लाया और इसीलिए यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, नीचे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर मिनी हाइडल प्लांट्स आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट बिकॉज, क्यों अच्छे हैं ये, तो क्योंकि दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर लोकल एरियाज, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न, तो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं ना, तो लैंड यूज पैटर्न को चेंज नहीं करते। बड़े प्लांट्स बड़ी जगह रहेगी तो वो लैंड यूज पैटर्न को बदल देंगे, लेकिन छोटे प्लांट्स और छोटी जगह रहेगी तो वो लैंड यूज पैटर्न को चेंज नहीं करते हैं। और दूसरी चीज है कि दे रिलाई ऑन पेरेनियल स्ट्रीम्स, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं पूरे 12मासी, ये पेरेनियल वर्ड का मतलब होता है 12मासी, तो ये जो 12मासी जो धाराएं चलती रहती हैं उसके ऊपर ये रिलाई करते हैं, तो ये ऐसे ही है। छोटे हाइड्रल जो प्लांट्स रहते हैं वो 12मासी धाराओं के ऊपर निर्भर होते हैं, और इसीलिए हमारा ये सेकंड और थर्ड ये है आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन भी 23, 24, 25 तीनों साल आया हुआ है, अलग अलग तरीके से पूछा है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर है वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, G20, सार्क, ब्रिक्स, कौन कौन से देश किस किस में है, और मैंने लास्ट वाली वीडियो में आखिरी में आपको एक बूस्टर दे भी दिया था इसके बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज डैश इन इंडिया, तो स्किल इंडिया प्रोग्राम किस चीज के लिए था, तो इनमें से किस चीज के लिए नहीं था स्किल इंडिया प्रोग्राम, यहां पर ये पूछ रहा है वो। तो 22nd जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाँ भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए तो था। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स, इसके लिए भी था। इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, इसके लिए भी था। इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इनएडिक्वेट ऐसे कुछ नेगेटिव वर्ड्स दिखे तो फटाफट से उसको टिक कर देना, कभी कभी दिमाग भी चलाना है अपने को। ऐसे कुछ नेगेटिव वर्ड्स दिख रहे हैं तो ऐसा कोई अटेम्प्ट गवर्नमेंट थोड़ी करेगी जिसमें इनएडिक्वेसी लेकर के आएगी वो। ठीक है, उसके बाद में माओ ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रिवॉल्यूशन माओ लेकर के आया था। ठीक है, 1966 से 76 के बीच में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं हम। इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द सर्विस सेक्टर हैज बीन इमर्जिंग एज अ मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, तो मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट है कौन, सर्विस सेक्टर। उसके बाद में जाते हैं हम
अमंग्स नेबर्स इंडिया चाइना हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए 24 में सी आ जाएगा आंसर। वर्कर जो कि परमानेंट पेरोल पर है तो वो रेगुलर वर्कर कहलाते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज, जॉबलेस ग्रोथ से अनएम्प्लॉयमेंट आता है क्योंकि लेबर रिफ्यूज टू माइग्रेट, लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव, ग्रोथ रेट इज लो, और ग्रोथ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन कि भाई जॉबलेस ग्रोथ से अनएम्प्लॉयमेंट आता है क्योंकि ग्रोथ रेट कम है, पहली चीज बोल रहा है वो। लेबर रिफ्यूज टू माइग्रेट, लेबर जो है वो माइग्रेट नहीं करना चाहते हैं, ग्रोथ रेट इज लो, ग्रोथ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण से ग्रोथ होती है, इसलिए जॉबलेस ग्रोथ हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स rather than one specialized crop is called। डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आप लेकर के आओ स्पेशलाइज्ड की जगह पर, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, सिंपल। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया अनाउंस इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951। बिल्कुल सही है ना, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। 1950 में आया था प्लानिंग कमीशन, 1955 में एसबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था, 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे, और 1951 से पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। 12th 5 ईयर प्लान हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, और वो था 2012 से लेकर के 2017 तक। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि हमको पता होने चाहिए, है ना, और इसलिए ये सही है। इंडिया चाइना पाकिस्तान अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग एज इट्स कोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आंसर हो गया इसका, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। तो अगर आप लोग अच्छे से इसको देखोगे, सपोर्ट करोगे, इसको शेयर करोगे लोगों के साथ में, और चैनल को सपोर्ट करोगे, तो हम लोग और अच्छे से वीडियोस बना सकते हैं। थैंक यू।